बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? अच्छा, अभी 10 लोग हैं मेरे पास। 5 मिनट इंतज़ार करते हैं और इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसको हमने ओवरव्यू देना है और इसके बाद इंशाल्लाह जो होगा 14 जैन को जो लेक्चर होगा वो आई थिंक सो लास्ट होगा। इस सीरीज़ का वो लास्ट लेक्चर होगा और उसमें सिलेबस जो है वो कंसाइज़ करेंगे फिर कि आपने एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ें जो हैं तैयार करके जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये गारंटी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अगर तारुफ बताया जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद हमारे प्यारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1947 में रख दी थी। देयर आफ्टर 1949 में ये कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम से मशहूर हुआ क्योंकि ये कराची में था। कराची में इसने अपने फंक्शन परफॉर्म किए और देयर आफ्टर जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज था पाकिस्तान में वो लाहौर में इस्टेब्लिश हुआ। पाकिस्तान की मार्केट में सिक्योरिटीज़ की बेटर प्रमोट करने के लिए और पाकिस्तान का जो ईस्ट एरिया उसको कवर करने के लिए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि 1970 में एन अदर स्टॉक एक्सचेंज उसकी बुनियाद रखी जाए और वो लाहौर में रखा गया। इसके बाद दोबारा जो स्टॉक एक्सचेंज एक और पाकिस्तान में बना वो इस्लामाबाद में नॉर्दर्न एरिया जो है उनको कवर करने के लिए, उनकी इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करने के लिए 1989 में एक और स्टॉक एक्सचेंज बना जो कि इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के नाम से बना। अब पाकिस्तान में 3 तरह के स्टॉक एक्सचेंज हमारे सामने थे।
एक है कराची स्टॉक एक्सचेंज, एक है लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और एक है इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट को डील कर रहे थे, तीनों सिक्योरिटीज को डील कर रहे थे। फिर 2012 में जाकर, हाँ ये 2012 में जाके इनकी जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और एक एक्ट जो था स्टॉक एक्सचेंज की इंटीग्रेशन के बारे में इशू किया गया। 2012 में जाकर इस तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस को कह दिया गया कि भाई आप जो है ना इंटीग्रेट हो जाएं और अपने नाम से एक ही ऑर्गेनाइजेशन अपीयर होगी जिसका नाम होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें सिक्योरिटीज को डील किया जाएगा। ये है हिस्ट्री पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, कि पहले कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम नहीं था। पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज था, फिर लाहौर स्टॉक एक्सचेंज था, फिर उसके बाद इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज था। देर आफ्टर 2012 में जाके ये एक्ट पास हुआ था। हाँ याद है मुझे, 2012 में जाके ये एक्ट पास हुआ इंटीग्रेशन का, और जितने दूसरे स्टॉक एक्सचेंज थे उनको कह दिया गया था कि अपनी जो इंटीग्रेशन करें एज अ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक ही यूनिट बन जाए सब लोग। और ये इंटीग्रेशन जो थी मुकम्मल हुई थी जनवरी 2016 में जाके। 2012 में एक्ट आया था और 2016 में जाके कहीं इनकी इंटीग्रेशन मुकम्मल हुई थी, और जनवरी 2016 में जाके ये इंटीग्रेट हो गए थे विद द नेम ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले जब ये स्टार्ट हुआ था कराची स्टॉक एक्सचेंज, तो पहले कोई चंद कंपनीज होती थी पाकिस्तान में जो लिस्टेड होती थी। कहा जाता है तब तो हार्डली 5 और 6 लिस्टेड कंपनीज आर देयर, कि 5 और 6 लिस्टेड कंपनीज थी, और जिनका टोटली जो पाकिस्तानी पेड अप कैपिटल है वो हार्डली 30 या 37 मिलियन बनता था। लेकिन आज का जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो इस टाइम जो एज ऑफ कहते हैं 31 दिसंबर पे 2018 की बात है कि इसमें 546 कंपनीज लिस्टेड थी राउंड अबाउट। और अभी भी राउंड अबाउट जो है ये 600 तक आई थिंक सो फिगर पहुंच गई होगी। 546 या 600 के दरमियान जो है ना, अब इसके पास लिस्टेड कंपनीज हैं विद मोर देन 7 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ, कि इसमें 7 ट्रिलियन की मालियत के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो ये हिस्ट्री है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिक्योर करना इन्वेस्टमेंट को, और जो जनरल पब्लिक है उनको मौके फराम करना कि आप इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करें, आप भी जो है कंपनीज में इन्वेस्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाएं, और एक सिक्योर वे से आप कंपनीज की ओनरशिप में अपना हिस्सा जो है वो इंसर्ट करें। उसके बाद आजकल जो है पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसकी जो शेयर होल्डिंग है, इसमें जो परसेंटेज है ओवरऑल, अगर परसेंटेज देखी जाए तो 40%, राउंड अबाउट 40 to 45% चाइनीज कंपनीज के पास है। चाइनीज इन्वेस्टर हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो कोई क्या, मैंने सुना है कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है उसका पैसा, और चाइनीज फाइनेंशियल मार्केट्स का पैसा जो है ना, अब 40 से 45% इस स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है, और 60% कह लो कि 60 या 65% जो पैसा है अब पाकिस्तानी अवाम का इसमें लगा हुआ है। और पाकिस्तानी अवाम हो गई, लोकल फॉरनर हो गए, तो इनका लगा हुआ है इसमें। तो उसकी पूरी डिटेल वो स्टॉक एक्सचेंज के यूज़र गाइड में गिवन है। तो ये था एक हल्का सा इंट्रोडक्शन स्टॉक एक्सचेंज का, कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या, पाकिस्तान में ये कहाँ से आया और इसका अमल क्या है। स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसमें जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो फंड रेज करती हैं बाय द वे ऑफ इक्विटी, बाय द वे ऑफ डेट। कंपनीज को यहाँ से फाइनेंसिंग हो जाती है, कंपनी यहाँ से बारो करती हैं पैसा,
या तो ओनरशिप के थ्रू या वो लोन के थ्रू। हमारे चैप्टर में स्टॉक एक्सचेंज के क्या सारी रेगुलेशन है? उन्होंने कहा बस देख लेना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5A और चैप्टर 5B। अब चैप्टर नंबर 5 क्या है? चैप्टर नंबर 5 क्या है, ये सारा उन्होंने बताया हिस्ट्री के। ये स्टॉक एक्सचेंज की जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन बुक है कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे रेगुलेट हो रहा है। 214 सफ़ों की ये बुक है और पहले उसने हिस्ट्री बताई हुई है कि ये बुक कब कब अमेंड हुई है। वो सारी अमेंडमेंट उसने एक लाइन में लिखी हुई है कि ये गज़ट में ये ऑर्डर और ये रेगुलेशन इशू हुई, हमने क्या क्या अमेंड किया, वो सब कुछ इधर दे रहा है हमें। हमने यहाँ से सिर्फ हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 5 को अंडरस्टैंड करना, चैप्टर 5A को अंडरस्टैंड करना और उसके बाद चैप्टर नंबर जो होगा 5B उसको अंडरस्टैंड करना। चैप्टर नंबर 5 किधर है? हाँ जी, ये है लिस्टिंग ऑफ कंपनीज एंड सिक्योरिटीज रेगुलेशन। यानी कि हमने ये देखना है कैसे एक कंपनी लिस्टिंग होती है उसकी, और सिक्योरिटीज़ की रेगुलेशन क्या है हमने ये देखना है। और ये चैप्टर 5 के सेक्शन है, 1 से लेकर 22 सेक्शन है। 1 से लेकर 22 सेक्शन है। उसके बाद हमारे सिलेबस में है चैप्टर नंबर 5A, regulations governing listing and trading of equity securities of small and SMCs के ऊपर, कि SMCs जो होंगी, SMC की डेफिनेशन इसमें मिलेगी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी डेफिनेशन हमें मिलेगी चैप्टर नंबर 5A में। और उसके बाद इनका क्या तरीक़ेकार है, ये कैसे अपनी सिक्योरिटीज़ को इसमें लिस्ट करवाएंगे। देयर आफ्टर चैप्टर नंबर 5B है कि डेट सिक्योरिटीज, ऊपर है कैपिटल सिक्योरिटीज, ऊपर है इक्विटी सिक्योरिटीज, और चैप्टर नंबर 5 है डेट सिक्योरिटीज, इसके ऊपर है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। पेजेस है ना, पेजेस 28वें पेज पे, तो इसके 28वें पेज पे हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है। ये मेरा ख्याल है पीछे से हो चुका। पेज नंबर 29 और पेज नंबर 28, लिस्टिंग ऑफ कंपनीज एंड सिक्योरिटीज। ये है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वो कहता है ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ने से पहले ना आपको ये डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, फिर आप चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो पढ़ लेंगे। इस चैप्टर नंबर 5 की डेफिनेशन में वही बुक रनर क्या होता है वो बताएगा। ब्रोकर हाउस है, ब्रोकर है, उसके बाद स्केड्यूल बैंक है, उसके बाद अंडर राइटर है, अपॉइंटमेंट एज अ बुक रनर बाय द इश्यूर या ऑफरर। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेगमेंट क्या है, शैल मीन अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ कंपनी विच हैज़ committed irregularities mentioned in section clause 5 11(1)। उसने कहा डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि कोई इरेगुलरिटी हमारी नज़र में करना, जो कि हमने नीचे बयान की होगी। फाइनल प्रोस्पेक्टस, फ्लोर प्राइस, नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर shall mean an investor shall mean an individual investor who applies and bid for shares of value 1 million or above in book building process। बुक बिल्डिंग प्रोसेस कल हमने पढ़ा था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम शेयर्स की लॉट के ऊपर बिडिंग करते हैं। तो कहता है नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब है कि ऐसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि बोली लगाता है, अप्लाई करता है शेयर्स के ऊपर, और उन शेयर्स की मालियत उन्होंने बता दी 1 मिलियन है या अबव है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी का मतलब है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद कोई और डेफिनेशन देखने वाली हुई। कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है।
डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी एट स्टॉक एक्सचेंज, कौन सी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करेगी, किस कंपनी के शेयर डील किए जाएंगे। नो डीलिंग इन सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी शैल बी अलाउड इन स्टॉक एक्सचेंज, कहता है किसी भी कंपनी को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग कर ले, unless the company or the securities has been listed and approval for such dealing has been granted in accordance with the regulation। कहता है रूल, ये स्टॉक एक्सचेंज का रूल है, रूल कहता है कि किसी भी कंपनी को हमने डील नहीं करने देना यहाँ पे, अनलेस वो कंपनी रजिस्टर लिस्ट ना हो जाए और लिस्ट होने के बाद उसको डीलिंग की इजाज़त ना मिल जाए। तो अप्रूवल जो है मे बी ग्रांटेड अपॉन एन एप्लीकेशन, अप्रूवल लेने के लिए कहता है जी एप्लीकेशन दें। अप्रूवल मे बी ग्रांटेड अपॉन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। ये जो अप्रूवल है कहता है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाने की अप्रूवल और ट्रेडिंग की अप्रूवल, ये लेने के लिए कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर हमें अप्लाई करें। बोर्ड इटसेल्फ या लिस्टेड कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड, बोर्ड अगर सारे का सारा या लिस्टेड कंपनी ने अगर एक अलहदा एक बोर्ड बना दिया, हमने पढ़ा था ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटीज बन जाती, तो वो स्पेशल पर्पस के ऊपर काम करती है, कहता सारा बोर्ड या उनकी कोई खास कमेटी इस पर्पस के लिए बनी हुई है, तो वो बोर्ड itself or through the listing committee constituted by the board for this purpose review and approve the prospectus and listing the application, रिव्यू करेगा प्रोस्पेक्टस को और लिस्टिंग एप्लीकेशन को देखेगा। प्रायर टू ग्रांटिंग इट्स अप्रूवल द बोर्ड आर लिस्टिंग कमेटी एज द केस में बी एग्जामिन and propose the issue from various aspects including eligibility requirement, sustainability of the issuer, or security of listing considering the interest of the general public and its benefit of the capital market. In order to assess the suitability aspects, the exchange may ask for any individual information from issuer and consultant to issue, including the financial projection, future strategies, issuer expert and reports। उन्होंने कहा जो बोर्ड कंपनी का होगा वो देख लेगा कि प्रोस्पेक्टस और जो एक्सपेक्ट्स हैं वो पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए हैं। उसके बाद जो एक्सचेंज है वो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी इंडिविजुअल से कोई भी इंफॉर्मेशन आस्क कर सकता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, कि क्या इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या हैं, और एक्सपर्ट की रिपोर्ट वगैरह वो क्लेम कर सकता है। उसके बाद एक्सचेंज शैल डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन 45 डेज, 45 डेज के अंदर एक्सचेंज जो है ये एप्लीकेशन डिसाइड करेगा। अब ये 45 डेज हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़े थे कि अगर आपने एप्लीकेशन कर दी है स्टॉक एक्सचेंज में कि आपकी सिक्योरिटीज़ लिस्ट होनी है, तो आपने विद इन 45 डेज़ के अंदर ये फैसला लेना है। अगर 45 डेज़ के अंदर फैसला नहीं आता तो जितनी भी एप्लीकेशन इन परसुएंस ऑफ दिस एप्लीकेशन इकट्ठी की हैं, जितनी भी लोगों से सब्सक्रिप्शन इकट्ठी की होगी, इन केस अदर लोगों से इकट्ठी की होगी स्टॉक एक्सचेंज से नहीं, तो वो पैसे वापस कर दें। ये हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था। अच्छा, द एक्सचेंज शैल डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। जो एक्सचेंज है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन की जब कंप्लीशन हो जाएगी तो उसके 45 डेज के अंदर अंदर वो ये फैसला करेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी before the approving authority, reason thereof will be communicated to the applicant and the commission within 2 weeks of decision। और ये जो डिसीजन करना होगा, जो भी डिसीजन लेंगे 2 हफ्तों के दरमियान, वो कहता है एप्लीकेंट को भी बता देना है और कमीशन को भी बता देना। बोर्ड आर लिस्टेड कमेटी विल बी सोल अथॉरिटी टू ग्रांट डेफर रिफ्यूज सच अप्रूवल। और जो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग अथॉरिटी है, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग जो कमेटी है वो क्या करेगी, ग्रांट करेगी, डेफर करेगी, रिफ्यूज़ करेगी या अप्रूव करेगी only 2/3 majority of the member present at such meeting of the committee
2/3 जो कमेटी में मेंबर बैठे हुए हैं फ्रीक्वेंटली, और अच्छा किया यार याद करवा दिया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप लोगों ने ना खुद देख लेने हैं यार, खुद देख लेने हैं SCCP की साइट से। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं कि लॉगिन कैसे करना है, और हमें बताएं कि क्या तरीक़ेकार है अगर आपने एप्लीकेशन सेंड करनी है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक चंद ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन तो तुम्हें आते ही होंगे, वो फिर भी मैं साइट खोल के ना एक नज़र दिखा दूंगा कल कि ये देखो ये तो बिल्कुल आसान है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये आ रहे हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद कोरम कितना होगा लिस्टिंग कमेटी का, शैल बी 4 मेंबर एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल मेंबर्स। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर लिस्टिंग कमेटी ने रिफ्यूज़ कर दी कोई एप्लीकेशन, कंपनी अपील फाइल करेगी कमीशन को, बोर्ड को, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड को एप्लीकेशन फाइल करेगी। स्टॉक एक्सचेंज शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स of each sector of economy, at least 2 experts shall retained on the panel for each sector। एक मिनट ठहरना जरा, कॉल आ रही है। अच्छा जी, तो ये हो गया लिस्टिंग प्रोसेस एट स्टॉक एक्सचेंज। पहले तो उन्होंने बताया कि कोई भी कंपनी है ना, हम उसको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे जब तक वो लिस्टिंग नहीं होगी। अगर आपने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन देनी है, वो कहता है लिस्टिंग कमेटी जो है वो कंसिडर करेगी एप्लीकेशन को और फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। लिस्टिंग प्रोसेस एट स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ लिस्टिंग शैल बी मेड ऑन फॉर्म नंबर 1 जो कि एंड पे दिया हुआ है, बाय द एप्लीकेंट कंपनी एंड शैल बी अकम्पनीड बाय द डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड इन अपेंडिक्स 1 जो कि इस चैप्टर के एंड पे दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट कॉपी ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड टू द कमीशन फॉर इट्स रिकॉर्ड, और इसके साथ आपने कॉपी देनी है कमीशन को उसके रिकॉर्ड के लिए। कमीशन का मतलब SCCP। Exchange has an option to visit the applicant company head office, factory, plant, premises to know the listed applicant and its business। Exchange के पास ये राइट है कि जो ये सिक्योरिटीज़ ऑफर करने के लिए अप्लाई कर रहा है, इनके बिजनेस प्लान को चेक करना और डिसाइड करना कि क्या ये जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं। उसके लिए कहता है ये सरप्राइज विजिट भी कर सकते हैं और यहाँ कोई अरेंज विजिट भी कर सकते हैं। Exchange shall place the draft prospectus on its website for a period of 7 working days and shall notify the same for seeking public comments। एक्सचेंज फिर इस कंपनी का ड्राफ्टेड प्रोस्पेक्टस जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगाएगा ताकि पब्लिक जो है उसके ऊपर कमेंट करे कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है और इसके फ़वाइद क्या हैं। Exchange shall ensure that the comments received on the drafted prospectus are incorporated and suitably addressed by the consultant to the issue। फिर एक्सचेंज ये इंश्योर करेगा कि ये जितने भी कमेंट्स होंगे जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस के ऊपर लिए जाएंगे वो एड्रेस हों, एक्सचेंज को ना कोई एड्रेस कर रहा हो, वो किन के नाम पे कमेंट्स आ रहे हों, जो ये इशू करने वाले हैं ना प्रोस्पेक्टस को, उनके नाम पे, उनकी सेटिस्फेक्शन। Exchange shall submit the application to the listing committee for consideration। एक्सचेंज फिर क्या करेगा लिस्टिंग कमेटी के लिए
फर्दर जो जो भी एक्सचेंज का बोर्ड है, लिस्टिंग कमेटी जो बनी होगी, उनको रेफर करेगा एप्लीकेशन। जितनी डेफिनेशन हमने करनी है वो एक फाइल में सेंड कर दे। यार ये काम मैंने दिया था कल शहबाज को, शहबाज इधर बैठा हुआ है। शहबाज यार कल आपको एक काम दिया था हमने कि एक फाइल आपने बनानी है। शहबाज दे देगा यार, बड़ा अच्छा बंदा है, काम कर रहा है ये इसके ऊपर। इस मेरे जितने भी लेक्चर है ना, अब ये इस पे लगा हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाल रहा है सबसे। और आपको ये फाइल पहुंचा दी जाएगी, ये जितनी डेफिनेशन एग्जाम में जाने से पहले करनी है सब पहुंचा दी जाएगी। वो एक लेक्चर होने दो बस, उसमें इंशाल्लाह सारा हमने पानी का पानी, पानी एक साइड पे निकाल देना, मक्खन एक साइड पे निकाल देना, यानी लस्सी हमने फेंक देनी है, मक्खन रख लेना है। तो खाने पीने की बातें ना करो, मुझे आगे ही भूख लग रही है। तो exchange shall submit the application to the listing committee for its consideration and approval। और उसके बाद exchange before appointing any external expert on listing committee for a specific issue shall obtain declaration on conflict of interest from such expert। तो listing committee में अगर कोई expert रखना है ना, तो कहता है एक्सपर्ट रखने से पहले ये देख लेना कि उसका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना बन रहा हो किसी कंपनी के साथ, कि किसी कंपनी में इसकी इन्वेस्टमेंट ना हो या इसके किसी रिलेटिव की इन्वेस्टमेंट ना हो जो लिस्टिंग करवाने आई। एक्सचेंज बिफोर अपॉइंटिंग ये हो गया। एक्सचेंज declaration, affirmation, information, other form to be filled as it may consider necessary। एक्सचेंज जो है एप्लीकेंट कंपनी से कोई भी फॉर्म फिल करवा सकता है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। डॉक्यूमेंट ले ले, अफर्मेशन ले ले, डेक्लेरेशन ले ले, कस्में उठा ले। एंड शैल requisition shall be deemed as prescribed requisitions for the purpose of a proper application। और जितनी भी ये requisition लेगा, ये इनका पर्पज यही होगा कि प्रॉपर लिस्टिंग हो जाए, लिस्टिंग की अप्रूवल मिल जाए। If an application together with the additional information is not submitted, कहता है अगर आपने एप्लीकेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो जो हमने आपसे मांगी है, और पहले तो एप्लीकेशन सबमिट कर दी, बाद में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसकी भी बात हो रही है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ ना सबमिट की, द एक्सचेंज में डेफर कंसिडरेशन, एक्सचेंज जो है कंसिडरेशन डेफर कर देगा, ये सोचना छोड़ देगा। and decline to consider it in which the case such application with stand disposed of। और ये एप्लीकेशन जो होगी डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी, फारिग कर दी जाएगी। एप्लीकेंट में मूव अ फ्रेश एप्लीकेशन आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने का फिर टाइम होगा कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो दे के अपनी एप्लीकेशन की कार्रवाई आगे बढ़ा ले। अगर 6 महीने के दरमियान ना किया कोई फ्रेश डॉक्यूमेंट या कोई जवाब ना दिया, तो ये 6 महीने के बाद सारी एप्लीकेशन फारिग हो जाएगी, अनलेस द एक्सचेंज अदरवाइज डिसाइड। An applicant company or security applying for listing shall furnish full authentic information in respect thereof and such other particular as exchange may require for time to time। ये उन्होंने बता दिया कि कैसे एक कंपनी को हमने लिस्टिंग के प्रोसेस से गुजारना है। कि अगर एक कंपनी ने लिस्ट होना है ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो फॉर्म 1 फिल करेगी। फॉर्म 1 फिल करने के बाद अपेंडिक्स 1 में जो इंफॉर्मेशन होगी वो बयान करेगी। और अपेंडिक्स 1 में इंफॉर्मेशन बयान करने के बाद वो सारा प्रोसेस आगे चलना शुरू हो जाएगा। कहता हम विज़िट करेंगे, हम आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे। अगर हमने आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, कोई आइडिया वगैरह मांगा, तो आप वो भी हमें सबमिट करेंगे। उसके बाद कहता हम एक्सपर्ट हम रख सकते हैं अपने पैनल में, और एक्सपर्ट जो होगा उसका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। फिर हम कहता है डिसीजन जो होगा वो उसको अनाउंस करेंगे। अगर आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दी तो आपकी एप्लीकेशन फारिग हो जाएगी, और 6 महीने के अंदर अंदर आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है तो दे देनी। अगर ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी तो हम अपनी कंसिडरेशन ये डेफर कर देंगे और फिर इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, एप्लीकेशन ख़त्म कर देंगे। और एप्लीकेंट कंपनी के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि वो लिस्टिंग के लिए फुल एप्लीकेशन सबमिट करे। एक्सचेंज शैल नॉट इंटरटेन लिस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ अ कंपनी। अच्छा, एक्सचेंज जो है ये इंटरटेन नहीं करेगा इन ये वाली एप्लीकेशंस को।
वो कौन सी एप्लीकेशन होंगी? If overdue past due payment to a financial institution irrespective of amount is appearing in overdue column of latest CBI, सीबीआई क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट होती है। अगर एक कंपनी जो है उसका कोई मेजर शेयर होल्डर वो डिफॉल्टर है, उसने पेमेंट का डिफॉल्ट किया हुआ है, जैसे बैंक से लोन लिया था किसी डायरेक्टर ने, बैंक से लोन कार लोन लिया था बैंक ने, बैंक से डायरेक्टर ने, तो डायरेक्टर ने ना वो लोन की रीपेमेंट लेट कर दी, या लोन देने से वो कहता जी मैंने लोन नहीं देना कार का, तो बैंक सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है कि सर लोन दे दें, रेंटल दे दें। फिर बैंक के पास आखिरी ऑप्शन क्या होता है, या तो कार को उठा ले, कार उठा लेगा बैंक, देयर आफ्टर बैंक फिर भी नहीं बाज आएगा, उसकी तसल्ली नहीं होगी, फिर वो क्या करेगा, सीआईबी क्लेम रिपोर्ट आपकी खराब कर देगा। तो कहता है कोई भी अगर ओवर ड्यू और कोई भी पेमेंट नजर आई ना सीआईबी रिपोर्ट में, कंपनी की, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव की, डायरेक्टर की, स्पॉन्सर की, या बड़े बड़े शेयर होल्डर्स की, या इनकी एसोसिएटेड कंपनीज की, फर्म की, इनकी कोई पार्टनरशिप बिजनेस की जो ये लिस्टिंग करवाने आए हैं, तो ऐसी कंपनी की हमने लिस्टिंग नहीं करनी। पहला पॉइंट इसका मतलब ये बनता है। फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट हम ये कंडीशन वेव ऑफ कर सकते हैं, अगर सीआईबी रिपोर्ट ख़राब है ना तो ये क्लेम रिपोर्ट कर सकते हैं, मेरी सीआईबी रिपोर्ट ख़राब है, मैंने क्रेडिट कार्ड के कुछ मसला था, तो वो फाइनल सेटलमेंट मेरी क्लियर नहीं हो सकी और मेरी सीआईबी ख़राब है, तो मैं तो लिस्टिंग नहीं करवा सकता। तो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ सीआईबी रिपोर्ट होती क्या है, कि अगर हमारा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से झगड़ा हो जाए ना, वो झगड़ा अपनी जगह पे रहता है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बचने के लिए कह देता है यार इसको कोई चीज़ ना देना। तो कहता है जी सीआईबी जो रिपोर्ट है ना, अगर आपकी ख़राब हुई, डायरेक्टर की ख़राब हुई, स्पॉन्सर की ख़राब हुई, प्रमोटर की ख़राब हुई, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर की ख़राब हुई, चीफ एग्जीक्यूटिव की सीआईबी रिपोर्ट ख़राब हुई, तो कहता है हमने आपको लिस्टिंग करवाने नहीं देनी यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा कि आप डिफॉल्टर है, प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन में बी वेव्ड ऑफ। कहता है ये कंडीशन हम वेव ऑफ कर सकते हैं, अमाउंट ड्यू जो नज़र आ रही है जिसके ऊपर लिटिगेशन लगी हुई है, एंड द सेम इज आल्सो अपीयरिंग एज अमाउंट अंडर लिटिगेशन इन सीआईबी रिपोर्ट, आर नो ओवरड्यू पेमेंट, no overdue payment appear in the overdue column in the subsequent latest CIB report। देखो सीआईबी रिपोर्ट जब एक ख़राब हो जाती है ना, अब मेरी सीआईबी रिपोर्ट ख़राब है, मुझे 5 साल तक किसी बैंक ने लोन नहीं देना, 5 साल तक किसी बैंक ने लोन नहीं देना, सीआईबी रिपोर्ट के पैसे क्लियर करके भी ना 5 साल किसी ने लोन नहीं देना। तो कहता है हम इन केसेस में सीआईबी रिपोर्ट अगर ख़राब हो ना, तो आप अगर उसकी पेमेंट दे दें या लिटिगेशन में अमाउंट चली जाए, लिटिगेशन का मतलब होता है कि केस में अमाउंट चली जाए, कोर्ट के पास अमाउंट चली जाए और कोर्ट ने आपको फैसला दे दिया कि आपने पैसे पे करने हैं, तो प्रोवाइडेड दैट इनके कहता है कि आप अगर लिटिगेशन में ये पैसे पे कर दें या सीआईबी रिपोर्ट के जो पैसे थे वो पे कर दें, आपकी प्रेजेंट सीआईबी रिपोर्ट फारग नील आ गई है, तो कहता है फिर हम हो सकता है ये जो है कंडीशन वेव ऑफ कर दे। फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के ऊपर। उसके बाद हमने लिस्टिंग नहीं करने देनी, हमने लिस्टिंग नहीं करने देनी कौन कौन से प्रमोटर को, कौन कौन से डायरेक्टर को, whose promoter sponsor controlling director promoter sponsor are in other listed company which are in defaulter segment। कल एक लड़के ने पूछा था कि सर डिफॉल्टर सेगमेंट में कुछ कंपनीज आ रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनका क्या मतलब है? डिफॉल्टर सेगमेंट में वो कंपनीज जाती हैं जिन्होंने स्टेट ये जो स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन के साथ डिफॉल्ट किया होगा, कोई डिफ़ॉल्ट किया होगा इसकी रेगुलेशन के साथ, तो ये हमें बताएगा इस चैप्टर में कि हम ऐसी कंपनीज को रख देते हैं डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में, और डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में जो कंपनीज जाती हैं उनके ऊपर जुर्माना लगता है, फिर उनका टीआरई सर्टिफिकेट छीन लेते हैं, फिर उनके ट्रेडिंग राइट छीन लेते हैं, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ख़त्म कर देते हैं, तो तरह तरह की रेगुलेशन इनके ऊपर लगा देती हैं। कहते हैं अगर पहले से इनके पास कोई लिस्टेड कंपनी है, दोबारा एक लिस्टेड कंपनी बनाने आ गए, और पहली कंपनी में ये लोग जो थे
इनकी जो अदर लिस्टेड कंपनीज थी वो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में है, तो कहता है ऐसी कंपनी को भी हम लिस्टिंग करने की इजाज़त नहीं देंगे दोबारा, ठीक है, जो कि पास्ट में डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में रह चुकी होगी। उसके बाद जहाँ पे लोन अमाउंटिंग टू 5 लाख आर मोर रिटन ऑफ बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 5 years बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस। और जो लोन अमाउंट है, कोई भी लोन अमाउंट है और मोर 5 lakh or more written off by a financial institution during 5 फाइनेंशियल ईयर बी डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस, कि अगर कोई लोन अमाउंट है आपके पास और आपने राइट ऑफ की है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं पे की, तो कहता है वो आपने अपने प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन करना है। अंडरटेकिंग, हल्फिया बयान, नो लिस्टिंग ऑफ कंपनी और सिक्योरिटी शैल बी अप्रूव्ड, कोई भी लिस्टिंग कंपनी या सिक्योरिटी हमने अप्रूव नहीं करनी अनलेस द एप्लीकेंट कंपनी प्रोवाइड द अल्लाह दी कसम ओन फार्म नंबर 2 टू अबाइड बाय दिस रेगुलेशन। कहता है जी कोई किसी भी लिस्टेड कंपनी को हमने अप्लाई नहीं करने देना, उसकी सिक्योरिटीज़ नहीं करने देना जब तक वो हल्फिया बयान ना दे दें, अल्लाह की कसमें ना खा लें कि हम इन रेगुलेशन को मानेंगे। द कंपनी एंड द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव क्या अंडरटेक करेंगे, कस्में उठा रहा है कि मैं ये सारे काम करूँगा, जो जो आप मुझे कहेंगे मैं ये काम करूँगा। That security shall be quoted on ready delivery contract market and future contracts at the discretion of the stock exchange. That the exchange shall not bound by the request of the company to remove its security. Exchange जो है इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर सिक्योरिटीज़ को रिमूव नहीं करेगा। तो ये सारी अंडरटेकिंग जो जो उन्होंने कह दिया कि ये साइन करेंगे वो करनी पड़नी है। ऑफर ऑफ कैपिटल बाय कंपनी मुदारबा टू द जनरल पब्लिक, कैसे एक कंपनी या मुदारबा, मुदारबा जो कि लिस्टेड हो जाएगा इसमें, कैसे एक कंपनी वो जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करेगी। पहले देखो पूरे एक सीक्वेंस से तुम्हें लेके आ रहा है कि पहले जो है लिस्टिंग का प्रोसेस, पहले अब एप्लीकेशन लिस्टिंग की, उसने बताया कि कोई भी कंपनी मैंने अलाउ नहीं करनी शेयर जो है लिस्टिंग करने के लिए। फिर उसने कहा लिस्टिंग का एक प्रोसेस है उसमें से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद कहता है इन इन बंदों की तो लिस्टिंग हमने करनी नहीं। उसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपसे अल्लाह की कसमें खिलाएंगे और अंडरटेकिंग लेने के बाद फिर कहता है आप ये काम कर सकेंगे इन केस ऑफ ऑफर ऑफ कैपिटल बाय इशुइंग कंपनी बाय द वे ऑफ आईपीओ, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर है या ऑफर फॉर सेल है या एलोकेशन टू द जनरल पब्लिक शैल बी एज अंडर। फॉर कंपनीज सीकिंग लिस्टिंग, in case post issue paid up capital of the company is up to 5 million, the allocation of capital to the general public excluding the premium amount and pre IPO placement shall not be less than 25% of the post issue paid up capital of the company। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल का मतलब कि पेड अप कैपिटल इशू होने के बाद जो बैलेंस है उसका 25% जनरल पब्लिक जो है वो सब्सक्राइब करेगी। इन केस पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज अबव 5 मिलियन, अगर पोस्ट इशू जो इशू के बाद का जो कैपिटल है वो 5 मिलियन से अबव है, द एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू द जनरल पब्लिक एक्सक्लूडिंग द प्री आईपीओ प्लेसमेंट शैल बी एट लीस्ट 120 million or 12% of the post issue paid up capital whichever is higher। उसके बाद सच कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू सब्सिक्वेंटली इनहांस द क्वांटम ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग टू 25% विद इन नेक्स्ट 4 year थ्रू इशुएंस ऑफ फिर उसके बाद कहता है 25% जो होगा वो नेक्स्ट 4 years में ये रेज करेंगे इशुएंस ऑफ न्यू शेयर ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स, तो ब्ला 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 यहाँ तक हो गया। फॉर अ कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड, जो ऑलरेडी लिस्टेड है वो कैसे साइज ऑफर किया करेंगी पब्लिक को। In case of an already listed company at stock exchange, the size of offer of capital shall not be less than 100 million। जब भी ऑफर करना है न्यू कैपिटल तो 100 मिलियन का होना चाहिए। The issuer or offerer, as the case may be, may allocate share capital up to 20% or to the public offer to overseas Pakistani।
तो जो इशूअर्स हैं, जितना भी साइज ऑफ कैपिटल है, जैसे एक कंपनी है वो 100 मिलियन का कैपिटल दोबारा ऑफर करने जा रही है, तो कहता है ये इसके ऊपर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट के लिए मखसूस कर देगा 20% अगर करना हुआ तो। और ये जो अमाउंट है सब्सक्राइब होनी चाहिए थ्रू बैंकिंग चैनल के ज़रिए, प्रॉपर बैंकिंग चैनल के ज़रिए। Issuer or offerer, as the case may be, may allocate the share capital up to 5% of the जनरल पब्लिक टू इट्स एम्प्लॉयज़। और अगर एम्प्लॉय शेयर स्कीम इशू करनी है तो इसमें से 5% के शेयर कैपिटल जो भी होंगे अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर सकते हैं। इन केस ऑफ मुदारबा, अगर एक मुदारबा है, इन केस ऑफ मुदारबा अप्लाइंग फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अगर एक मुदारबा लिस्ट हो चुका है स्टॉक एक्सचेंज में, उसने अप्लाई किया है, 30% of paid up capital shall be subscribed by the sponsor and associate or friends or relatives or undertakings, जो भी associated undertaking है। और बाकी रिमेनिंग का 70% जनरल पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। और ये हमने मुदारबा में भी पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट कंपनी है मुदारबा की, वो भी सब्सक्राइब करेगी मुदारबा को। और जो वहाँ पे रेगुलेशन पड़ी थी, आई थिंक सो उन्होंने कहा था एट लीस्ट कम अज़ कम 10% तो ये सब्सक्राइब करेंगे। और अगर मुदारबा ने लिस्ट होना है तो 30% की रिक्वायरमेंट है कि कम अज़ कम 30% मुदारबे का ये लोग सब्सक्राइब करेंगे, जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी होगी। उसके बाद allocation of share capital, share shall be allotted to any person including sponsor employees in the manner and with such terms and condition जो कि पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन में बयान की गई हैं, वैसे वैसे कहता शेयर जो है इन लोगों में बांट देने हैं। ऑफर इशू थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जो कि हमने पढ़ा कि बोली वाला प्रोसेस जिसमें सबकी बोलियां लिख ली जाती हैं और इन असेंडिंग ऑर्डर में सारी प्राइसेस को लिखा जाता है और फिर शेयर्स को अलॉट करना शुरू कर देते हैं। तो बुक बिल्डिंग मेथड में है तो कहता है शेयर इशू करने हैं तो रेगुलेशन ऑफ पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन उसको फॉलो करें। उसके बाद प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट इशू एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, प्रोस्पेक्टस allotment issue and transfer of shares, no company shall be listed unless it is registered under the act, companies act, as a public limited and its minimum paid up capital is 200 million। पहली रिक्वायरमेंट कि कोई भी कंपनी जो है लिस्टिंग के लिए ना आए अनलेस इस कंपनी के पास 200 मिलियन का कैपिटल हो और ये कंपनी पब्लिक कंपनी लिस्ट हो पाकिस्तान कंपनीज एक्ट 2017 के थ्रू। कंपनीज रजिस्टर्ड इन नॉर्दर्न एरिया या आज़ाद जम्मू कश्मीर विल बी एलिजिबल फॉर लिस्टिंग एंड विल बी ट्रीटेड एट पार विद कंपनीज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। अगर कोई कंपनी जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के किसी लॉ के तहत बनी या नॉर्दर्न एरियाज़ के तहत बनी है, वहाँ पे कोई लॉज हैं उनके तहत बनी है, तो ऐसी कंपनीज को भी फैसिलिटी दी है कि हम आपको लिस्ट कर सकते हैं। डिस्पाइट रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ लिस्टिंग and any necessary action thereon, no company shall be listed unless it has made a public issue which is subscribed by not less than 500 applicants। कहता है अगर आप लिस्ट हो गए हैं ना तो पहली शर्त ये है कि लिस्टिंग के फ़ौरन बाद 500 सब्सक्राइबर आपके पास होने चाहिए, 500 एप्लीकेंट्स आपके पास आ जानी चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन ऊपर वाले जो हैं, शैल नॉट अप्लाई लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी अदर दैन शेयर्स ऑफ कंपनी अनलेस एनी लॉ सो रिक्वायर फेडरल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज इन पावर। तो कहता है ऊपर वाली रिक्वायरमेंट जो है अप्लाई नहीं होगी फेडरल वगैरह गवर्नमेंट पे। पब्लिक कंपनी में मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी एलिजिबल सिक्योरिटीज़ इन सी डी सीज। और पब्लिक जो कंपनीज जो है जो पब्लिक को ऑफर करेगी वो हार्ड सिक्योरिटीज़ ऑफर नहीं करेगी, सिक्योरिटीज़ जो ऑफर करेगी उनको लिस्ट करवाना है सीडीसी में भी। सीडीसी पाकिस्तान में एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है जिसमें तमाम लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं। अगर मैंने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लेने हैं तो मैं सीडीसी में अपना अकाउंट ओपन करवाऊंगा, अपने पैसे सीडीसी में रखवाऊंगा और स्टॉक एक्सचेंज में जितने शेयर मेरे नाम पे मुंतकिल होंगे वो मेरे सीडीसी अकाउंट में मुझे नज़र आएंगे। In all prospectus, offer of shares sale following disclosures must be made।
कहता है जब भी तुमने प्रोस्पेक्टस में ऑफर करनी है सेल के लिए तो ये वाले डिस्क्लोजर मेड करने हैं। कौन कौन से डिस्क्लोजर हैं? द ऑडिटेड अकाउंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोस्पेक्टस offer for sale document shall be not older than 6 months from the date of publication of prospectus or offer for sale document। ऑडिटेड अकाउंट्स जो होंगे कहता है उनको आपने इनकॉर्पोरेट शामिल करना है प्रोस्पेक्टस में या जो भी डॉक्यूमेंट है जो सेल के लिए आपने इशू किया है उसमें, और नॉट लेटर देन 6 महीने की ताज़ा ताज़ा ऑडिट, इससे पीछे जो 6 महीने पीछे की ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, नॉट लेटर देन उसकी बात हो रही है। ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ब्रेकअप वैल्यू शेयर क्या होती है? सारे के सारे एसेट्स जो जिसने भी इसका ऑडिट किया होगा ना, वो इसके सारे के सारे एसेट्स उनको जमा करेगा, लेस लाइबिलिटीज़ जमा करेगा, लाइबिलिटीज़ माइनस करेगा और फिर उसको तकसीम करेगा नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो फिर निकलेगी ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर on the basis of latest audited account supported by the certificate from the auditor। जो ब्रेकअप वैल्यू होगी वो कैलकुलेट की जाएगी और ये ब्रेकअप वैल्यू सपोर्टेड होगी। इस ब्रेकअप वैल्यू के ऊपर ऑडिटर जो है अपना सर्टिफिकेट इशू करेगा, हाँ जी ये मैंने ही इन्होंने कैलकुलेट की है और मैंने भी कैलकुलेशन चेक कर ली। इन द फाइनेंशियल प्लान्स the amount of interest markup financial charges during the pre-production period shall be shown separately। फाइनेंशियल प्लान जो अच्छे अच्छे सुहाने ख्वाब दिखाए जाएंगे ना प्रोस्पेक्टस में, उसकी अमाउंट और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको देंगे, कितना मार्कअप होगा, कितने फाइनेंस चार्जेस पे करने हैं या मिलने हैं, जो भी प्री प्रोडक्शन पीरियड होगा, जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले पीरियड होगा, उसको भी साइड पे शो करना। उसके रिलेटेड जितने भी मार्कअप इंटरेस्ट वगैरह है उनको साइड पे शो करना। अ ब्रीफ राइट अप ऑफ ईच डायरेक्टर्स एंड सीईओ ऑफ द कंपनी अलोंग विद द एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस। एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी लिखना है। वो कहता है हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा था लिस्टेड कंपनी का, उसमें क्वालिफिकेशन हमने पढ़ी थी कि सीईओ कौन होना चाहिए, डायरेक्टर कौन होना चाहिए। फिर कहता है जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रही है वो ऑडिटर की रिपोर्ट देगी, ब्रेकअप वैल्यू इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देगी, फाइनेंशियल जो प्रोजेक्शंस हैं, मार्कअप वगैरह चार्जेस वगैरह इनके ऊपर हमें रिपोर्ट देगी, फिर ब्रीफ देगी, ब्रीफ राइटअप ईच डायरेक्टर का देगी, सीईओ का देगी, और उसके बाद डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट लाइक स्टेटस ऑफ सिविल वर्क, ब्रेकअप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इट्स कॉस्ट, मेड सप्लायर स्टेटस, और पूरी जो प्रोजेक्ट की कि किस पर्पस के लिए आपसे पैसा मांगा जा रहा है और आपने जब ओनर बनना है तो ये शेयर्स का पैसा हमने किस साइड पे लगा देना। न्यू यूज्ड ऑर्डर शिफ्ट रीच्ड साइट इंस्टॉल etc, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, मींस ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट इंकर्ड, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन etc, ट्रायल प्रोडक्शन और कमर्शियल प्रोडक्शन etc। तो पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल आपने बतानी है कि ये प्रोजेक्ट किस नौयत का है, कितने एक्सपेंसेस प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले पहले लग जाने हैं और कितने एक्सपेंसेस आफ्टर द प्रोडक्शन लगने। एनी अदर डिस्क्लोजर विच द स्टॉक एक्सचेंज में रिक्वायर फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर। और प्रोस्पेक्टस में वो भी आपने डिस्क्लोजर देने हैं जो स्टॉक एक्सचेंज आपसे मांग लेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर। ये प्रोस्पेक्टस बना लिया। अब यहाँ तक मैं क्वेश्चन देख लूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं आया। क्या सीडीसी में अकाउंट में कोई भी लिस्टेड कंपनी के शेयर? हाँ रेहान, सीडीसी में जब अकाउंट ओपन हो जाता है ना तो आपको स्टॉक एक्सचेंज जाने की ज़रूरत नहीं होती। सीडीसी आपकी प्रोजेक्शन करवा देता है स्टॉक एक्सचेंज पे। सीडीसी जैसे बिल्कुल एक पैनल है, उसने आपने उसमें अकाउंट ओपन करवाना ना। सीडीसी एक अलहदा गारंटी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एससीसीपी ने उसको कंट्रोल किया हुआ है।
तो सीडीसी प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में। तो सीडीसी में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं ना, सारी इसकी भी मेंबर होती हैं। तो जितने भी शेयर ऑफर कर रही होती हैं ना लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं, वो इसमें भी आ रहे होते हैं। तो आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, आप बाय अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे, उतनी मालियत के उतने शेयर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और उस कंपनी के आपके नाम कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा वो सीडीसी के नाम इशू होगा। कंपनी के रजिस्टर में ना सीडीसी का नाम लिखा होगा, और जितना भी डिविडेंड फिर अनाउंस होगा ना, वो आपके इसी अकाउंट में सीडीसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किया करेंगे। ठीक है, ये होता है सीडीसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। इसका बाद फॉर पेपर परेज विच रूल बुक टू बी फॉलोड, कोई रूल बुक फॉलो नहीं करनी। आपने मार्कअप में कुछ एग्जाम्पशन ली होगी और सी नहीं, सीआईबी रिपोर्ट जब जिस बंदे की ख़राब हो जाए ना, उसमें फिर मार्कअप का जिक्र नहीं होता, वो फिर डिस्प्यूट हो जाता है। ओरिजिनल प्रिंसिपल की बात होती है कि प्रिंसिपल अमाउंट इतनी देनी है और जुर्माना उसके ऊपर कितना है। बस वो हुआ कुछ इस तरह था कि यार मुझे ना 1-2 महीने की स्टेटमेंट नहीं मिली, मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं आया, और मुझे भी नहीं याद कि मैंने स्पेंडिंग, हाँ वो हुआ था एनुअल सब्सक्रिप्शन इनके चार्जेस होते हैं, आप क्रेडिट कार्ड बंद भी कर देना तो आपकी तरफ आ रहे होते हैं चार्जेस। मैंने क्रेडिट कार्ड बंद करवाया था, वो चार्जेस उन्होंने भेज दिए जी ये जो है ना एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दें। मैंने कहा एनुअल सब्सक्रिप्शन कौन सी, जब मैंने कार्ड चलाना ही नहीं। तो बस उसका झगड़ा ऐसा राइज हुआ कि मेरी सीआईबी ख़राब हो गई। मैंने कहा आज के बाद मैंने फिर ना इस कंपनी का क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना, हालांकि मेरे पास दूसरे क्रेडिट कार्ड हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलो कोई क्वेश्चन और देंगे, आगे चलते हैं। अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस। अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू द टू एंड अप्रूव्ड बाय द, ऊपर जो प्रोस्पेक्टस बनाया है ये सबमिट करना है। Prospectus shall be submitted to and approved by the exchange before an application to its approval is made to the commission. प्रोस्पेक्टस जो है वो अप्रूवल के लिए एक्सचेंज को देना है, और एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल कमीशन को भी देनी। एक्सचेंज में रिक्वायर द एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे क्लेम कर सकता है, डेटा क्लैरिफिकेशन और अदर रिक्वायरमेंट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, और अदर रिक्वायरमेंट्स भी आपसे क्लेम कर सकता है जो कि इनकॉर्पोरेट करनी है प्रोस्पेक्टस के अंदर। इफ़ एनी एप्लीकेंट फेल टू कंप्लाई विद सच रिक्वायरमेंट, एक्सचेंज में रिफ्यूज टू इशू द प्रोस्पेक्टस, और जो भी इसकी रेगुलेशन होगी। प्रोस्पेक्टस शैल कंफर्म टू एंड बी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट 2015, और प्रोस्पेक्टस जो है लॉ के मुताबिक और जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी 2015 में उसके मुताबिक होना चाहिए। एप्लीकेशन मेड टू द कमीशन शैल अमंगस्ट बी अकम्पनीड बाय द अप्रूवल गिवन बाय द एक्सचेंज, जो फिर अप्लाई करना ना कमीशन को, कमीशन को अप्लाई करने के लिए एक्सचेंज से पहले अप्रूवल लेनी है, और ये अप्रूवल एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। इसके बाद कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द फॉरगोइंग द प्रोस्पेक्टस आर ऑफर ऑफ शेयर शैल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ इंस्ट्रक्शन ऑफ द कमीशन एज वेल एज criteria for the listing guidelines laid down in exchange time to time and not being inconsistent with the law। फिर कहता है जो प्रोस्पेक्टस आपने इशू करना है ना कमीशन से पूछ के, वो कहता है कि बाकी की परमिशन वैसे ही वैलिड है, और ये प्रोस्पेक्टस फिर बाद में इशू करें आप, और आप सारी रिक्वायरमेंट को मानते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस विद परफॉर्मा एप्लीकेशन शैल बी पब्लिश्ड बाय द कंपनी एट लीस्ट वन वाइडली सर्कुलेटेड इंग्लिश एंड उर्दू डेली न्यूज़पेपर इन ईच एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आर एज द एक्सचेंज में बी इन एडिशन रिक्वायर एट लीस्ट 7 days। कहता है जो भी, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो हिस्से हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में है, तो कहता है आपने जब एक लिस्टिंग करवा लेनी है तो आपने इंग्लिश और उर्दू में प्रोस्पेक्टस को छपवाना है, कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में एटलीस्ट 1 इशू में और 7 days के अंदर, और इन एडवांस, बट नॉट मोर देन 30 days, यानी कि सब्सक्रिप्शन से 7 दिन पहले, और 7 days के अंदर, और इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 days, यानी कि सब्सक्रिप्शन से 7 दिन पहले, और इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 days, यानी कि सब्सक्रिप्शन से 7 दिन पहले, और
और अगर आपने 7 दिन, और अगर आपने पहले छपवाना है तो कम से कम 30 दिन पहले छपवा लें, बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट। Issuer shall make available to the exchange and to the banker to the issue for distribution printed copies। तो ये जो कंपनी इशू करने जाएगी शेयर्स को, ये स्टॉक बैंकर के पास, एक्सचेंज के पास प्रिंटेड कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर फॉर सेल एप्लीकेशन रखेगी फॉर शेयर इन क्वांटिटी टू बी डिटरमिन्ड बाय द कमीशन एक्सचेंज। और इतनी क्वांटिटी में ये प्रोस्पेक्टस छपवाएगी कम से कम, जो कि एक्सचेंज और बैंकर जो है डिटरमिन कर लेंगे। बैंक कंपनी शैल आल्सो एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑन आइडेंटिकल फॉर्म्स। और कंपनी जो शेयर एप्लीकेशन का फॉर्म बनाएगी वो आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा। एप्लीकेशन फॉर शेयर shall be accepted only through bankers to issue whose name shall be included in the prospectus and offer for sale। एप्लीकेशन हमेशा बैंक के थ्रू एक्सेप्ट करनी है जिसका नाम कहता प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा। डायरेक्टर आर ऑफरर एज द केस में बी शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स ऑफर टू द जनरल पब्लिक। डायरेक्टर और ऑफरर जनरल पब्लिक के कोटा में से कोई शेयर परचेज नहीं करेंगे। द कंपनी शैल वेयर रिक्वायर्ड सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कंपनी जहाँ पे हम रिक्वायर करेंगे वो प्रोजेक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट है वो हमें फाइल करेगी। विद ब्रेकअप ऑफ द प्रोसेस प्रोसीड्स यूटिलाइज्ड, फिर कितना शेयर्स में से पैसा लगा लिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑन क्वार्टरली बेसिस टिल द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन की कमेंसमेंट से ऑनवर्ड कितना पैसा लगा लिया। आर ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के ऑपरेशन के ऊपर टू द सिक्योरिटीज एक्सचेंज फॉर पब्लिक डिसमिनेशन। और उसके बाद शेयर्स सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन सच मार्केटेबल स्लॉट लॉट इन एनी अदर मैनर एज मे बी डिटरमेंट। और शेयर जो है लॉट में इशू करने हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज बता देगा कि 500 की लॉट या 6000 की लॉट या 5000 शेयर की लॉट। तो एप्लीकेशन मनी शैल बी रिफंडेड विद इन सच टाइम जो कि स्पेसिफाई किया है इफ़ द कंपनी इज़ नॉट लिस्टेड एट द एक्सचेंज फॉर एनी रीज़न वट एवर लिस्टिंग इज़ रिफ्यूज। एप्लीकेशन अगर अप्रूव नहीं होती लिस्टिंग की शेयर्स की तो कहता है प्रोस्पेक्टस के ऊपर जितनी भी आपने मनी ली है 45 दिन के फ़ौरन बाद 15 दिन के अंदर आपने वापस कर देनी है। ये कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा था। कितना चैप्टर रह गया, अल्लाह ख़त्म ही नहीं हो रहा। सब्सक्रिप्शन प्रोसेस, सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होगा। सब्सक्रिप्शन के प्रोसेस में बताएगा कंपनी शैल इन्फॉर्म द एक्सचेंज ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन शैल बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग। कंपनी जो है कमीशन को बताएगी कि कितनी सब्सक्रिप्शन इसने इकट्ठी कर ली, कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ क्लोज ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का टाइम जब ख़त्म होगा तो 3 वर्किंग डेज के अंदर ये बताएगा कि इतना जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लिया है। विद इन 10 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के 10 दिन क्लोज होने के बाद कंपनी शैल एलोकेट द शेयर्स इंगेज द एक्सेप्टेड एंड सक्सेसफुल एप्लीकेशन एंड सब्सक्रिप्शन मनी ऑफ अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन शैल बी रिफंडेड। कंपनी जो है फैसला करेगी 10 दिन के अंदर कि कौन सी एप्लीकेशन हैं जिनको एक्सेप्ट करना है और जिनको मेंबर बनाना है, और जिनकी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी उनको रिफंड कर दिया जाएगा। इन केस एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग इज रिफ्यूज्ड बाय द एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज ने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी फॉर एनी आर वट एवर रीज़न, किसी रीज़न के ऊपर, द कंपनी शैल फॉरविथ पे विदाउट सरचार्ज। कंपनी विदाउट सरचार्ज आल मनी रिसीव फ्राम एप्लीकेंट, एप्लीकेंट से जितनी भी मनी रिसीव की है वो वापस कर देगी। आर द ऑफर ऑफ सेल, प्रोस्पेक्टस के ऊपर जो मनी ली है या ऑफर फॉर सेल के ऊपर जो मनी ली है वो वापस कर देगी। एंड एनी सच डायरेक्टर एंड कंपनी शैल बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली टू रीपे द मनी विद सरचार्ज।
at the rate of 1.5% for every month or part thereof from the expiration of 15th day। और ये सेम हमने लाइन पढ़ी थी वहाँ पे कंपनीज एक्ट में कि अगर पैसा शेयर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी है तो आपने 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना है। 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना है, और अगर पैसा 15 दिन में वापस ना किया तो 1.5% से आपके ऊपर जुर्माना नाफिज किया जाएगा। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इकट्ठी हो जाती है, द कंपनी offered as the case may be immediately submit to the exchange copies of ballot register of the successful applications। The company shall credit and dispatch all share certificate in marketable lot within 10 days of the closing subscription list to all the successful applicants under intimation to the exchange। कहता है जब कंपनी जो है सारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी तो कंपनी इनको हार्ड शेयर डिस्पैच करेगी विद इन 10 डेज। लेकिन अब हार्ड शेयर की जो है ना रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। अब हार्ड शेयर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। अब बुक एंट्री फार्म में शेयर्स जो है वो इशू किए जाते हैं, जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट 2017 और उसमें बाद में अमेंडमेंट आई है। ये पहले की रूल बुक है, ठीक है। तो जितने भी हार्ड शेयर है वो उनको अब डिस्पैच नहीं किया जाता। अब बुक एंट्री फार्म में शेयर्स हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट आपको बाय मेल या किसी लेटर के थ्रू मिल जाती है, और बाकी के शेयर्स जो होते हैं या सीडीसी जो है वो अपने मैनर से इनको डील कर रहा होता है, एप्लीकेशन ऑन सीडीसी। ब्रोकरेज टू टीआरई सर्टिफिकेट होल्डर, company offered as the case may be shall within 30 days of the close of subscription list pay the brokerage fee to TRE सर्टिफिकेट होल्डर। उस ब्रोकर को ब्रोकरेज फी पे करेगी जिसने ये शेयर्स बिकवाए होंगे, not more than 1% of the total value। Split consolidate physical instrument, company shall split allotment letter and letter of right into marketable slot within 7 days of the receipt, verification of signature and physical transfer। Company shall verify the signature of shareholder within 48 hours of such request। अगर ट्रांसफ़र आ गया है ना तो कंपनी शेयर होल्डर को पहले जांचेगी, पहले देख लेगी अपना ही शेयर होल्डर है, और विद इन 45 डेज़ के अंदर ये ट्रांसफ़र जो है वो मुंतकिल कर देगी। हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसफ़र जो होगा ना, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स भी हमने पढ़े थे कि ट्रांसफ़र जो है 45 डेज़ के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन करना होता है, 45 डेज़ के अंदर ट्रांसफ़र का सर्टिफिकेट इशू करना होता है। क्लोज ऑफ शेयर्स ट्रांसफ़र बुक जो है वो क्लोज़ कर दी जाती है। जब भी एजीएम होती है, जब भी एजीएम होती है कंपनी की तो ट्रांसफ़र बुक क्लोज कर दी जाती है। कंपनी एक्सक्लूडिंग ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, इसमें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड नहीं शामिल। कंपनी में क्लोज शेयर ट्रांसफ़र बुक फॉर एनी पर्पज़ एंड शैल गिव द मिनिमम 14 डेज ऑफ नोटिस। 14 दिन पहले नोटिस दे के ना कंपनी जो है ट्रांसफ़र जो शेयर्स का है उनको रोक सकती है। उसके बाद कंपनी शैल ट्रीट द डेट ऑफ पोस्टिंग डेट लॉजमेंट, छोड़ दो। उसके बाद डिविडेंड इंटाइटलमेंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमने उधर पढ़ा था कंपनीज सिक्योरिटीज एक्ट में कि अगर कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो आवाम को बता दो। और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी फेक मार्केट क्रिएट कर देगी। उससे बचने के लिए आप सारी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी है डिस्क्लोज करनी है। और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती क्या है? कहता प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू। कहता हमारी नज़र में ना प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये होती है। और कहता इसके बाद कह दिया शेल नॉट बी लिमिटेड टू, और इतनी ही नहीं होती, कुछ और भी हो सकती है। कहता ये तो पॉसिबल वो चांसेस हैं जो हमने बता दिए कि अगर आपकी कंपनी में ये हुआ तो आपने हमें फ़ौरन से बताना है, फ़ौरन से बताना है। जैसे चंद इंस्टांसेस मैं पढ़ देता हूँ। और कहता है नॉट लिमिटेड टू, कि इन्हीं के ऊपर नहीं तुमने लिमिट हो जाना कि अगर यही होंगे। कहता कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है जो बाज़ दफ़ा डायरेक्टर सोचते हैं अहम है और शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए, तो कहता वो होती है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और इसकी डेफिनेशन हमने वहाँ पे पढ़ी थी यार,
सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 में। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे चंद की एग्जांपल मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। Any material change in the nature of business of the company due to technical, strategic, manufacturing, marketing, regulated changes, opening of a new line of business, closure of business, etc. कहता है अगर आपके बिजनेस ऑपरेशंस में कोई चेंज आई है, फ़ौरन से आप हमें आप हमें बताएं, ये फ़ौरन से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, ताकि कोई मार्केट में रूमर ना निकल आए ऐसी कि जो आपके खिलाफ हो या बाकी पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉइंट वेंचर्स, मर्जर, डी मर्जर, रीस्ट्रक्चर, एक्विजिशन, एनी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर इनटू आर लॉस्ट। फिर अगर आपने कोई मर्जर करवाना है, डी लिस्ट करवाना है, कोई सिक्योरिटी में चेंजिंग, कोई मेजर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है आपकी कंपनी का, एक्विजिशन हो रही है, रीस्ट्रक्चर हो रहा है, प्रोजेक्ट कोई डिस्पोज ऑफ हो रहा है, या आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने जा रही है, तो आपने फ़ौरन से कहता हमें बताना है। All decision of board of director of the company relating to the cash dividend bonus issue, right issue, entitlement, जो भी कहता है बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी डिसीजन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फ़ौरन से हमें अनाउंस करवाना है। हमने ये उन रेगुलेशन में भी पढ़ा था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने कैश डिविडेंड देना है, बोनस इशू करना है, बोनस शेयर देने हैं या राइट शेयर इशू करने हैं, तो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को विद इन जो है टाइम उस बताना है। Purchase or sale of significant assets, franchise, brand name, goodwill, royalty, फाइनेंशियल प्लान। कहता है अगर कोई सिग्निफिकेंट एसेट बेचने लगे हो अपना, तो वो भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। एनी डिस्क्लोज अनडिस्क्लोज्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इंक्लूडिंग इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट ड्यू टू एनी रीजन, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट किया था जो इम्पेयर हो गई है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट उसी कॉस्ट पे आ रहा है, तो कहता है अगर इम्पेयरमेंट हुई है तो फ़ौरन से आप हमें बताएं, ये इंफॉर्मेशन डिले नहीं करनी। डिले आर लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू स्ट्राइक, अगर आपकी फर्म के अंदर, आपकी कंपनी में कोई स्ट्राइक है, कोई आग लगी है, कोई नेचुरल क्लाइमेटीज हुई हैं, कोई मेजर ब्रेकडाउन हुआ है, वर्किंग नहीं हो रही, तो आपने अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना है, आपने जनरल मार्केट में ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद मटेरियल चेंजेस इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, मेजर जो चेंजेस होंगी ओनरशिप में वो बतानी है। चेंजेस इन द डायरेक्टर, ये भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है। चेंजेस इन डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। फ्रॉड डिफॉल्ट बाय द कंपनी, फ्रॉड डिफॉल्ट, अरेस्ट ऑफ इट्स डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, एटीसी। जैसे नॉन रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस इशूड बाय द एससीसीपी, any other information that is deemed price sensitive information। इसके अलावा कहता हर वो इंफॉर्मेशन तुमने डिस्क्लोज करनी है जो कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का दर्जा रखती है। तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमें सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 ने कहा था कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, वो कहता है ये होती है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, लेकिन इनके अलावा और बहुत बहुत कुछ भी होता है। ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद द डिस्क्लोजर आर मटेरियल इंफॉर्मेशन टू द एक्सचेंज, अगर आप कोई लिस्टेड कंपनी नॉन कंप्लायंस करती है इसकी एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट के साथ, इन केस आर लिस्टेड कंपनी आर इशू और लिस्टेड सिक्योरिटी फेल टू कम्युनिकेट द कंप्लीट फाइनेंशियल रिजल्ट टाइमली, फाइनेंशियल रिजल्ट अगर आप टाइमली हमें नहीं बताएंगे, और एनी अदर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं देंगे, आपके डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी न्यू लग रही है, या आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी जो एग्जिस्टिंग है उसको आग लग गई है, या मेजर शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, कहता है अगर आपने हमें रिपोर्ट टाइमली ना दी तो हम क्या करेंगे। इट विल मेक द कंपनी लायबल टू पे अ पेनल्टी मिनिमम ऑफ 1 लाख रुपी एंड मैक्सिमम 1 मिलियन रुपी टू बी डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज। उसके बाद इन केस लिस्टेड कंपनी आर इश्योर ऑफ अ लिस्टेड सिक्योरिटी फेल टू कम्युनिकेट अक्यूमुलेट कंप्लीट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अगर लिस्टेड कंपनी है एजीएम नहीं करवाती,
अजान हो रही है, मैं ज़रा 2 मिनट खामोश हूँ। हाँ जी। अच्छा, इस चैप्टर में से क्या करना है वो बताता हूँ। बताता हूँ वो क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी। ये मेरी टेंशन है। उसके बाद एक पर्सन ने पूछा कि सर, आईसीएमए ने रिसेंटली इशू की हैं। यार ऐसी बातें ना ग्रुप में पूछते हैं, अब ऑनलाइन नहीं पूछती।
अब हमारा पेपर होने वाला है ना, बिल्कुल अगले महीने पेपर है, हमने किसी और बुक की तरफ नहीं जाना, मेहनत की हुई है। ऐसी कोई बात हो ना तो ग्रुप में पूछते हैं, ऑनलाइन ना पूछने बैठ जाए करो। अच्छा, इन केस लिस्टेड कंपनी, हम डिफ़ॉल्ट पढ़ रहे थे यार, कि अगर नॉन कंप्लायंस की गई ना हमारी रेगुलेशन के साथ, तो कहता है हम 1 लाख का जुर्माना और मैक्सिमम 1 मिलियन का जुर्माना लगाएंगे। इन केस लिस्टेड कंपनी इश्यूर लिस्टेड सिक्योरिटी फेल टू कम्युनिकेट एक्यूरेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। आपको पता है जो भी लिस्टेड कंपनी होती है ना वो अपना नोटिस बनाती है, स्टॉक एक्सचेंज को भी सारा नोटिस और सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब चीज़ें देनी होती हैं, एजीएम की, मीटिंग्स की, और जिस तरह एक मेंबर को सब चीज़ें देते हैं ना वो सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज को भी देते हैं। इन केस अगर वो ये डिफ़ॉल्ट करते हैं इन एनी अदर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं देते, सीईओ एज वेल एज सीएफओ, सीईओ सीईएफओ एंड सच लिस्टेड कंपनी इश्यूर विल बी लायबल टू पे पेनल्टी टू बी डिटरमिन्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, प्रोवाइडेड दैट अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख से कम नहीं होगी और 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं होगी। Every listed company shall send the exchange quarterly annual financial results। और हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय लिस्टेड कंपनीज, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय लिस्टेड कंपनी, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह बना रही होती हैं। डिस्पैच ऑफ डिविडेंड वारंट्स, डिविडेंड वारंट्स जो हैं वो डिस्पैच करने हैं। अब जो है ये काम खत्म हो गया डिविडेंड वारंट्स का, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमें, ये रेगुलेशन मना कर दी गई है, क्योंकि अभी जो अमेंडमेंट हुई है ना, डिविडेंड टू बी पेड ओनली बाय द वे ऑफ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अब जो रेगुलेशन है ना, लिस्टेड कंपनी किसी को भी डिविडेंड वारंट्स जो है वो इशू नहीं करेगी, अकाउंट टू अकाउंट जो है वो शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। तो एक्सचेंज रूल में अभी भी ये लिखा हुआ है, रेड बात। सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, उसके बाद एनुअल एंड जनरल मीटिंग, एनुअल रिव्यू मीटिंग, होल्डिंग ऑफ मीटिंग, मीटिंग होल्ड किया करेंगे ये, फर्निशिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी इसको फर्निश किया करेंगे, इंक्रीज ऑफ कैपिटल एंड अलाइड इशू, लिस्टिंग ऑफ सब्सिडरी मैटर्स, क्वालिटी ऑफ ऑडिट, डिफ़ॉल्ट सेगमेंट, डिफ़ॉल्टर सेगमेंट सस्पेंशन डीलिस्टिंग। ये है याद वो डिफ़ॉल्ट का सेगमेंट कि जिसमें एक कंपनी चली जाती है, कंपनी डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में चली जाएगी अगर क्या होगा, इट हैज़ नॉट कमेंसेस कमर्शियल प्रोडक्शन, आवाम से पैसा ले लिया शेयर्स के ऊपर लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की 90 डेज़ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ जो डिस्क्लोज किया था प्रोस्पेक्टस के ऊपर। सस्पेंडेड कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन उस टाइम के अंदर 1 ईयर के अंदर नहीं की। उसके बाद फेल टू होल्ड एजीएम एज पर लॉ, एजीएम नहीं की। फेल्ड टू सबमिट एनुअल ऑडिट अकाउंट टू स्टॉक एक्सचेंज, फेल टू पे विद इन टाइम स्पेसिफाइड, लिस्टिंग फ़ी नहीं पे की, पेनल्टी नहीं पे की, ड्यूज जो स्टॉक एक्सचेंज के वो नहीं पे किए, फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर फेल टू ज्वाइन सीडीसी, सीडीसी को नहीं ज्वाइन किया, सीडीसी एलिजिबिलिटी, और सीडीसी से कंपनी को निकाल दिया गया, सीडीसी ने निकाल दिया, या सीडीसी की फैसिलिटी ख़त्म कर दी, क्योंकि हमने जितने भी सर्टिफिकेट है वो अब अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र होने हैं, बुक एंट्री फार्म में शेयर इशू होने हैं, तो पाकिस्तान में एक ही अदारा है सीडीसी जो ये काम कर पाएगा। अगर वहीं से लिस्टिंग आपकी ख़त्म होगी तो आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज में चले जाएंगे। स्टेचुटरी ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर गया तो आप डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में चले जाएंगे। तो काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट बताए हुए हैं कि ये डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में जाने के तरीक़ाकार हैं। चैप्टर नंबर 5 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रिलैक्सेशन, और आई थिंक सो अब ख़त्म होने पे आ गया, आई थिंक सो ख़त्म होने पे आ गया ख़त्म ही नहीं हो रहा। चलो ठीक है यार, बाकी अपेंडिक्स, इसमें से कुछ नहीं करना तुमने पेपर के लिए, इस चैप्टर नंबर 5 में से अभी कुछ भी नहीं करना, इसको बस सुन लिया ना तुमने, कल के लेक्चर में बताऊंगा इसमें से क्या करना, बस इसको सुन लिया ना काफ़ी है।
कल के लेक्चर में मुझे इसको क्लोज करने दो। ओके हो गया? कोई किसी का कोई क्वेश्चन? ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन इसको पढ़ने ना बैठ जाना सब लोग। सब लोग वो चीज़ें पढ़ना जो मैं पहले करवा चुका हूँ। और जो अगले हफ्ते जो लेक्चर होगा ना, उसमें तुम्हें एक तरतीब भी बना के दूंगा कि पेपर में जाने से पहले सबसे पहले कौन सा एरिया पढ़ना है, लास्ट पे कौन सा एरिया पढ़ना है। सब लोग उसी तरतीब पे चलना। ओके जी। कोई और क्वेश्चन किसी का? जी गुजारिश है। हाँ, ये फाइल मिलेगी यार आपको, कंप्लीट मिलेगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आंसर भी भेज दूंगा। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है फिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।